हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। वन डायमेंशन के अंदर फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन थी, उसकी हमने स्टडी की थी, जो हमारे पास आई थी आयटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। ये हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन आई थी। किसके लिए? ये थी हमारी फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन। फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन थी, और यहाँ से हमारे पास जो साई का सॉल्यूशन था वो था ए एक्सपोनेंशियल पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास सॉल्यूशन था इस श्रोडिंजर इक्वेशन का। जब इस सॉल्यूशन को हमने इस श्रोडिंजर इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाया था तो हमारे पास निकल के आया था, एनर्जी के लिए ऑपरेटर आया था आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, तथा काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी के लिए था, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास आ गया था टी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट स्क्वायर। ये हमारे पास किसके लिए आ गया था? काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये टोटल एनर्जी के लिए। तो फ्री पार्टिकल के लिए हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, इसलिए उसकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। और इसके अंदर इस समीकरण को, अगर ये वन डायमेंशन था तो इसको हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये अगर फ्री पार्टिकल है तो ये दोनों एनर्जी है वो इक्वल रहेंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वही समीकरण हमारी ये थी। तो अगर पार्टिकल हमारा फ्री नहीं है, किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी श्रोडिंजर इक्वेशन है वो क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करते हैं। पार्टिकल इन पोटेंशियल फील्ड, अर्थात पोटेंशियल फील्ड के अंदर जो पार्टिकल है उसकी श्रोडिंजर इक्वेशन है वो क्या होगी, वो आज हम देखते हैं। अगर हमारा पार्टिकल क्या है, किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी है E, वो क्या होगी? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स टी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब हम ऑलरेडी जानते हैं E के लिए, P के लिए हमारा क्या होता है? ऑपरेटर है, वो हम जानते हैं। E के लिए ऑपरेटर आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, P के लिए ऑपरेटर माइनस आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स होता है कि नहीं होता है? ये दोनों मान उठा के अगर इस समीकरण में रखते हैं हम, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी। ये आएगा। इसमें जैसे ही हमने मान रख दिया, इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं? एक तरंग फलन से ऑपरेट कर देते हैं। तो तरंग फलन हमारा क्या है? साई एक्स टी। इससे अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो ये समीकरण बनेगी आयटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी। ये समीकरण है हमारी, वो क्या कहलाती है? श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पोटेंशियल फील्ड। अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में कोई कण गतिशील है तो उसकी श्रोडिंजर इक्वेशन ये होगी। और ये श्रोडिंजर इक्वेशन किसमें है? किसमें है ये श्रोडिंजर इक्वेशन? ये श्रोडिंजर इक्वेशन है हमारी वन डायमेंशन में, क्योंकि यहां पर हमने क्या काम में लिया है? सिर्फ एक्स काम में लिया है। और इसके साथ इस श्रोडिंजर इक्वेशन की क्या खास बात है? इस श्रोडिंजर इक्वेशन को हम
काल आश्रित श्रोडिंजर इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल आश्रित श्रोडिंजर समीकरण भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल में कण मूव कर रहा है, वो पोटेंशियल हमारा स्थिति और समय दोनों का क्या है? फलन है। इसलिए इस समीकरण को हम काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंजर इक्वेशन इसको हम कहते हैं। अब यही समीकरण अगर हमें 3 डायमेंशन में लिखनी पड़े तो उसकी समीकरण क्या होगी? ये किसके लिए थी? हमारी 1 डायमेंशन के लिए। अब हम निकालते हैं 3 डायमेंशन के लिए पोटेंशियल फील्ड में श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन में श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी क्या होगा? टोटल एनर्जी E है वो किसके बराबर आएगी? p² / 2m + v अक्ष t। यहां अक्ष की जगह अब क्या हो जाएगा? हमारा RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जब 1 डायमेंशन में कण मूव कर रहा था तो इसकी स्थिति क्या थी? कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे हम x, y और z। अगर एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा था तो हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था, अक्ष था। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उस कण के लिए स्थिति का समीकरण r क्या आएगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, अर्थात वो इसके कोऑर्डिनेट x, y और z रहेंगे। तो इसलिए इस जब इसको हम क्या कर दें? अब ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आयटा h क्रॉस डेल ओवर डेल टी। ठीक है, p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? p x स्क्वायर प्लस p y स्क्वायर प्लस p z स्क्वायर अपॉन 2m लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? प्लस v r t। लिखना है या नहीं लिखना है? ये लिखना पड़ेगा अपने को। तो आयटा h क्रॉस डेल ओवर डेल टी। अब हमें पता है tx क्या था? माइनस आयटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x। ty क्या है? माइनस आयटा h क्रॉस डेल ओवर डेल y। tz क्या है? माइनस आयटा h क्रॉस डेल ओवर डेल z। ये तीनों मान यहाँ रखेंगे। 2m सभी में है, 2m। ठीक है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? h क्रॉस स्क्वायर माइनस का आएगा, इसकी स्क्वायर करते ही डेल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं क्या? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी आर टी। ये हमारी क्या है? ऑपरेटर इक्वेशन है 3 डायमेंशन के लिए। अब इस इक्वेशन को, ऑपरेटर इक्वेशन को हम क्या कर दें? तरंग फलन से ऑपरेट कर दें तो जो समीकरण हमें मिलेगी वो समीकरण क्या कहलाएगी? 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन कहलाएगी। तो पोटेंशियल फील्ड के अंदर तो इसको किससे ऑपरेट कर दें? साई आर टी से। वहां किससे ऑपरेट किया था अपन ने? साई एक्स टी से। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था, यहाँ कोऑर्डिनेट हमारे पास तीनों हैं। तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी आयटा एच क्रॉस डेल साई आर टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और ऑपरेट किससे करना है इसको? साई आर टी से प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी आर टी, और ऑपरेटर किससे करना है? तरंग फलन साई आर टी से। तो ये समीकरण हमारी क्या कहलाती है? 3 डायमेंशन श्रोडिंजर इक्वेशन इन पोटेंशियल फील्ड, अर्थात ऐसा कण जो पोटेंशियल वी आर टी में गति कर रहा है उसकी त्रिविम में श्रोडिंजर इक्वेशन है। और ये श्रोडिंजर इक्वेशन हमारी क्या है? काल आश्रित। क्या है? काल आश्रित त्रिविमीय श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर समीकरण कहलाती है। काल आश्रित क्यों है? क्योंकि जो पोटेंशियल है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्थिति और समय दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? काल आश्रित श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब हम बात करते हैं काल अन आश्रित श्रोडिंजर इक्वेशन की। टाइम
इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। काल अनाश्रित श्रोडिंजर समीकरण। तो काल अनाश्रित श्रोडिंजर इक्वेशन का मतलब सीधा सा मतलब है पोटेंशियल हमारा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अर्थात यदि विभव समय पर निर्भर नहीं करता है, क्या करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, तो VRT हमारा क्या बन जाएगा, VR बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उस केस में हमारी श्रोडिंजर समीकरण क्या आएगी, आयटा H क्रॉस डेल साई RT अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई RT प्लस VRT यहाँ पे VR बन जाएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब हम ऑलरेडी एक चीज और जानते हैं, हमें पता है लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इस समीकरण हमारी क्या बन जाएगी है, थोड़ा सा इसका रूप है वो छोटा हो जाएगा इस समीकरण का, और हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं आयटा H क्रॉस डेल साई RT ओवर डेल T इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्या हो गया, लाप्लासियन स्क्वायर, तो लाप्लासियन की क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई RT प्लस VR साई RT। ये जो समीकरण है, ये समीकरण है वो चेक करना अपने को, ये टाइम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो तरंग फलन है साई RT, उसके अंदर समय और पोजीशन दोनों है, तो इसको हम क्या करते हैं, चरों के पृथक्करण विधि से अलग अलग कर लेते हैं, इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं हम, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अर्थात चरों का क्या करते हैं, पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण करेंगे तो क्या है, साई RT को हम लिख लेते हैं एक बार के लिए साई R फाई T, ये लिख लेते हैं साई R फाई T, इसको हम लिख लेते हैं, अर्थात ये अलग अलग कर दिया इसमें। हम मान लेते हैं कि साई RT है वो इन दोनों का गुणनफल है। अगर इन दोनों का गुणनफल है तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये मान हम क्या कर देते हैं, इसमें रख लेते हैं, रखते हैं, देखो क्या आता है। ये मान इसमें रखते हैं अपन, तो आ जाएगा हमारे पास आयटा H क्रॉस डेल ओवर डेल T, क्या रखना है, साई R फाई T, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट स्क्वायर या लाप्लासियन ऑफ साई R फाई T, ठीक है, साई RT था, इसकी जगह ये रख दिया अपन ने, प्लस VR साई RT की जगह साई R फाई T। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब देखो ये क्या है, समय के रिस्पेक्ट में अवकलन, क्या है, समय के रिस्पेक्ट में अवकलन। ये क्या है, सिर्फ R का फंक्शन है, और ये किसका है, समय का फंक्शन। इसका मतलब ये अवकलन हम करेंगे तो ये क्या है, एक कांस्टेंट राशि बन गई। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारा किसका फलन है, R का। तो मैं ये लिख सकता हूं इसको, साई R तो कांस्टेंट है, आयटा H क्रॉस डेल ओवर डेल T फाई T, फाई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m।
ये क्या है, लाप्लासियन ऑफ दिस। लाप्लासियन हमने अभी लिखा था, क्या था आपको ध्यान हो तो, डेल स्क्वायर अभी लिखा हमने, वो क्या था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, था कि नहीं था। ये कहीं भी समय आ रहा है क्या इसके अंदर, नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, फाई टी लाप्लासियन ऑफ साई आर प्लस वी आर, ये ऑलरेडी अलग अलग है तो आर वाले टर्म एक जगह लिख लेते हैं अपन, और फाई टी को क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। अब देखो राइट साइड में, देखो राइट साइड में इस पद में भी फाई टी है और इसमें भी फाई टी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लूं, और जैसे ही मैं इसको कॉमन निकालूं तो ये समीकरण क्या बनेगी हमारी, साई आर आयटा एच क्रॉस डेल फाई टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू फाई टी, कॉमन निकाल लिया, इस पद में भी है इसमें भी है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लाप्लासियन ऑफ साई आर प्लस वी आर साई आर, आएगा कि नहीं आएगा, फाई टी हमारा बाहर आ गया। अब इस समीकरण की देखो, इस पूरी समीकरण में हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ फाई आर साई आर और फाई टी का भाग दे लेते हैं। उपरोक्त समीकरण में साई आर फाई टी का भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं भाग ये भी बता देते हैं आपको, क्यों, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अर्थात चर हैं उनको अलग अलग करना है। लेकिन देखो यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर साई आर भी है फाई टी भी है, राइट साइड के अंदर फाई टी भी है साई आर भी है, दोनों आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं वेरिएबल, हमें अलग अलग करने हैं। जैसे ही इसको भाग देंगे अलग हो जाएंगे, कैसे, देखो अभी भाग दे लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट पद में अगर मैं भाग देता हूं साई आर फाई टी का, तो क्या होगा, साई आर से साई आर कट जाएगा, क्या बचेगा, फाई टी, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन फाई टी आयटा एच क्रॉस डेल फाई टी ओवर डेल टी, बचेगा कि नहीं बचेगा, इज इक्वल टू, राइट साइड में इसका भाग दे रहे हैं साई आर फाई टी का, तो फाई टी तो कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लाप्लासियन ऑफ साई आर प्लस वी आर साई आर। अब देखो क्या फायदा हुआ हमारे फायदा ये हो गया इसमें कि लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ समय के फलन है, राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फलन का मान अगर चेंज होता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान चेंज होता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समय पर निर्भर कर रहा है और ये आर पर। अर्थात कहने का मतलब ये, अगर आर चेंज करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी चेंज करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों समीकरण क्या है, इंडिपेंडेंट है, या दोनों पद इसके इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र पद हैं। तो इन दोनों को हम एक नए नियतांक के बराबर मान लेते हैं। समीकरण के दोनों पद क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अतः इन्हें एक नियतांक ई के बराबर मानने पर, ई के बराबर मानेंगे तो ये वाला राइट वाला पद भी ई के बराबर है और लेफ्ट वाला पद भी ई के बराबर है, जहां ई क्या है, टोटल एनर्जी, जहां ई क्या है, टोटल एनर्जी है। अगर ऐसा होता है तो क्या आएगा, अगर ऐसा होता है हम ई के बराबर इसको मान लेते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसको ई के बराबर मानते हैं तो लेफ्ट साइड लिख रहा हूं पहले में 1 अपॉन फाई टी आयटा एच क्रॉस डेल फाई टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू ई आएगा, ठीक है। और इसी के साथ में दूसरा ये भी लिख लेता हूं, 1 अपॉन साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लाप्लासियन ऑफ साई आर प्लस वी आर साई आर, ये किसके बराबर आएगा हमारा, ये भी एनर्जी के बराबर आएगा कि नहीं आया। दोनों को अलग अलग हमने ई के बराबर लिख दिया, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर भी हैं और वो हमने देखा भी था यहां से। अब देखो इस लेफ्ट साइड को मैं
सोल्व कर रहा हूं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूं, टी वाले पद एक जगह कर लेता हूं और बाकी पद एक जगह कर लेता हूं। आयटा एच क्रॉस को मैं राइट साइड में भेज लेता हूं तो क्या आएगा 1/φt डेल फाई टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू ई अपॉन आयटा एच क्रॉस। आएगा कि नहीं आएगा। इस आयटा को मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा और ये गायब हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। कैसे आया ये भी समझा देते हैं आपको। क्या था आयोटा था, नीचे था कि नहीं था, इसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर लो तो नीचे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा माइनस, हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस डी टी को इधर लेके चला जाता हूं तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। अब देखो इसका समाकलन कर सकते हैं क्या अपन, डेल फाई टी ओवर फाई टी इज इक्वल टू माइनस आयटा ई अपॉन एच क्रॉस डेल टी। तो यहां से इसका समीकरण सोल्यूशन वो करते हैं अपन, समाकलन करेंगे तो डेल एक्स अपॉन एक्स का और समाकलन क्या होता है लॉग एक्स। तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा लॉग नेचुरल फाई टी इज इक्वल टू माइनस आयटा ई अपॉन एच क्रॉस डेल टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहां से इस लॉग नेचुरल को राइट साइड में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा फाई टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, जो समय पे निर्भर पद था वो आ गया है और ये वाला पद समय पे निर्भर करता नहीं है। इसमें कहीं भी समय दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। तो ये समीकरण हमारी क्या कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। ये क्या कहलाती है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन कहलाती है। अर्थात इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लाप्लासियन ऑफ साई आर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई और इस साई आर को राइट साइड में भेज दें तो क्या बन गया साई आर। ये जो समीकरण है हमारी वो क्या कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। क्या कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन अर्थात समय अनआश्रित या काल अनआश्रित श्रोडिंजर इक्वेशन ये कहलाती है। कैसी है 3 डायमेंशन है कि नहीं है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब देखो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन था साई आर टी वो अब कितना आया, वो किसके बराबर था साई आर इंटू फाई टी के बराबर था और फाई टी हमने निकाल लिया कितना है ये है। तो ये मान अगर इसमें मैं रख देता हूं तो साई आर टी हमारा कितना बन गया e की पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हमारा क्या आ गया है साई आर टी आ गया है। अब हम चेक करते हैं ये रियल में काल आश्रित है या नहीं है। समीकरण को इसी को बोलते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण से अगर हमें क्या निकालना हो प्रायिकता निकालनी हो किसी कण के पाए जाने की तो वो कितनी आएगी, निकालो देखिए। प्रायिकता हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी पी हमारी क्या होती है साई आर टी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। और साई आर टी का मैग्नीट्यूड क्या था साई स्टार आर टी और साई आर टी था कि नहीं था। साई आर टी हमारा ये है तो इसका स्टार करेंगे तो जहां जहां आयटा है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो आयटा है वो माइनस आयटा माइनस है वो प्लस। तो इसका साई स्टार लिख लेता हूं पहले में तो क्या आ जाएगा साई आर और क्या बचेगा ई की पावर आयटा चिन्ह चेंज होगा तो प्लस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है इनटू साई आर टी एज इट उठा के रख लेते हैं इसको साई आर ई की पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस जिसको हम लिख सकते हैं क्या साई आर की स्क्वायर इनटू ये देखो ये भी ई की घात में है ये भी ई की घात में है और दोनों क्या हो रहे हैं गुणा तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ेंगी। जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा ये प्लस ये माइनस 0 ई की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1 तो डॉट 1 आ गया। ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी चेक करो
प्रायिकता क्या समय पर निर्भर कर रही है? समय पर निर्भर कर रही है क्या नहीं कर रही है? ये प्रायिकता हमारी समय पर निर्भर नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ स्थिति पर निर्भर कर रही है। तो ऐसी अवस्थाएं, ऐसी स्टेट्स जो समय पर निर्भर नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? स्थायी अवस्था। जैसे ये स्टेट है, इसके लिए प्रायिकता समय पर निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात साई आर टी इज इक्वल टू साई आर ई की पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। इस प्रकार की अगर कोई स्टेट हमारी आ रही है, अवस्था आ रही है, तरंग फलन आ रहा है, तो इसके लिए प्रायिकता P है वो समय पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है? स्थायी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थायी अवस्था कहलाती है। तो ये थी हमारी श्रोडिंजर इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। वो क्या थी? सिर्फ और सिर्फ फ्री पार्टिकल के लिए थी। आज हमने जो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी है वो क्या है? 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन किसके अंदर? पोटेंशियल फील्ड के अंदर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो समय अनआश्रित श्रोडिंजर समीकरण है वो कैसी होती है, उसका रूप क्या है, वो ये थी। और स्थायी अवस्था क्या होती है? स्थायी अवस्था वो होती है जिनके लिए प्रायिकता का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। वो अवस्था क्या कहलाती है? हमारी स्थायी अवस्था कहलाती है। अब एक चीज और हमने डिस्कस कर ली थी इसी के अंदर इन बिटवीन, श्रोडिंजर इक्वेशन है वो समय अनाश्रित कब बनी थी? जब हमारा पोटेंशियल फील्ड था वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा था? समय पर निर्भर नहीं कर रहा था। हमने लिखा था V है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन था। किसका था? पोजीशन का फंक्शन था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।